मैं तुम्हें अपने पास कैसे रख सकता हूँ? मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रेम करने का नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं रख सकता। और ये बच्चा तो किसी और की औलाद है। छी, मैं इसे। लकड़हारा नीरज जंगल में लकड़ियां काटते हुए अपनी किस्मत को भी कोस रहा था। अरे यार, लकड़ियां काटते काटते तो जान ही निकल गई है। लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है, 2 रुपए की लकड़ियां काटना और दिन भर मेहनत करना। चल भाई नीरज, लग जा काम पे। तेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। नीरज फिर से लकड़ियां काटने लगता है और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो सारी लकड़ियां बाजार में बेच देता है। लकड़ियां बेचने पर उसे बदले में सिर्फ 1 चांदी का सिक्का मिलता है। दिन भर की मेहनत के बाद बस 1 ही चांदी का सिक्का मिला है। खैर, कोई बात नहीं। यही सिक्का जब घर ले जाऊंगा तो अनीता खुश हो जाएगी। आखिर ये मेरी मेहनत की कमाई है, भले ही कम है लेकिन दिल से कमाया है। नीरज वो चांदी का सिक्का संभाल कर घर की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में एक साधु महाराज अचानक उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आज आप मेरे रास्ते में कैसे आ गए? बेटा खुश हो जा, बहुत जल्दी तू इस राज्य का राजा बनने वाला है। साधु महाराज, आप मजाक कर रहे हैं। मैं यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हूँ और आप मुझे राजा बनने का सपना दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा कहा कभी झूठ नहीं होता। बेटा, तेरी किस्मत बहुत जल्द पलटने वाली है। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और नीरज उन्हें जाते हुए देखता रहता है। अजीब बात है, मैं एक सिक्के के लिए दिन भर गधे की तरह मेहनत करता हूँ और साधु महाराज कह रहे हैं कि मैं राजा बनने वाला हूँ। लगता है मेरी गरीबी देखकर मजाक कर रहे थे। खैर छोड़ो, मुझे तो घर जाना चाहिए। फिर नीरज अपने घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, उसे अंदर से किसी के हंसने और बातें करने की आवाज सुनाई देती है। ये घर के अंदर कौन इतना हंस हंस के बातें कर रहा है? अनीता ने तो नहीं बताया था कि कोई आने वाला है। चलो जरा छुप कर सुनता हूँ। नीरज धीरे से आगे बढ़कर सुनने लगता है। देखो अमित, कब तक मैं तुमसे छिप छिप कर प्यार करती रहूंगी। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी थक गया। ये छुप छुप कर मिलने से तुम जल्दी अपने पति को छोड़ दो, फिर हम दोनों शादी करके आराम की जिंदगी जिएंगे। सच कहूँ तो मैं उस 2 कौड़ी की लकड़हारे के साथ रहकर थक चुकी हूँ। उसे कुछ होने वाला नहीं है। दिन भर मेहनत करके बस 1 चांदी का सिक्का लाता है। भला उससे मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? मैं भी सोच रही हूँ, जल्दी ही उसे ठुकराकर तुमसे शादी कर लो। ठीक है, मैं कुछ दिनों तक इंतजार कर लूंगा। जिस दिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। बस कुछ ही दिन और, फिर उस बेवकूफ को मैं लात मार दूंगी और सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और बाहर दरवाजे पर खड़ा नीरज ये सब सुनकर सन्ने रह जाता है। उसके पैरों तले जैसी जमीन ही खिसक जाती है। ये सब क्या सुन लिया मैंने? अब मैं क्या करूं? उसके सामने जाकर क्या कहूं मैं? टूटा हुआ नीरज वहां से चुपचाप घने जंगल की ओर चला जाता है। और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने अनीता को दिल से चाहा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। वो भी भूल गई कि हमारा 3 साल का बेटा है। अब मेरे जीने का क्या मतलब रह गया है? उसी समय घने जंगल के रास्ते साधारण कपड़ों में राजकुमार अमित कहीं जाते हुए नजर आते हैं और नीरज की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे, ये राजकुमार इस वक्त साधारण कपड़ों में जंगल में कहाँ जा रहे हैं? जरूर कोई राज छुपा है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। नीरज राजकुमार के पीछे पीछे चलता है। कुछ ही देर में राजकुमार एक झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और उसी झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। झोपड़ी के बाहर खड़ा नीरज वो आवाज साफ सुन लेता है। झोपड़ी के अंदर कोई औरत रो रही है और राजकुमार भी वहीं गए हैं।
शायद राजकुमार किसी से प्रेम करते हैं और इसीलिए ये बात सबसे छुपा रहे हैं। खैर, इनसे मुझे क्या, मेरा तो खुद का घर उजड़ चुका है, मुझे क्या करना है इनसे। ये सोचकर नीरज वापस अपने घर लौटा। है कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आज भी कुछ पैसे लाए या खाली हाथ लौट आए? हाँ, ये देखो, आज एक चांदी का सिक्का मिला है। नीरज वो चांदी का सिक्का अनिता के हाथ में रख देता है। सिक्का देखते ही अनिता उसे उठाकर जमीन पर फेंक देती है। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी इस भिखारी जैसी जिंदगी से। रोज एक सिक्का, ये एक सिक्का मेरी जिंदगी का शनि दशा बन गया है। मुझे अब ये गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर से मेहनत करूंगा, पैसे कमा लूंगा। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आज दोपहर को जब मैं लकड़ियां बेचकर लौटा था, तब मैंने तुम्हारी और तुम्हारे प्रेमी की सारी बातें सुन ली थी। फिर भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं किसी से प्रेम नहीं करती। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ मत बोलो अनिता, मैंने सब अपने कानों से सुना है और बहुत जल्दी तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाने वाली हो। अच्छा ठीक है, तुमने हमारी पूरी बात सुन ही ली तो हाँ, ये सच है। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। अरे वो भले ही मेरी उम्र में से 10 साल बड़ा है, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है जिससे मैं और मेरा बच्चा बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे प्रेम विवाह किया था, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। हमारा एक बेटा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। वो तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। और अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो तुम्हारे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं अब अपने बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के पास जा रही हूँ। वो हमको तो छोड़ दो, तुम भी मत जाओ। मैं टूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने पूरे गांव के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो अनिता। लेकिन अनिता उसकी एक नहीं सुनती और घर के अंदर जाकर अपने मासूम बेटे को लेकर बाहर निकल आती है। और नीरज वहीं जमीन पर बैठा फूट फूट कर रोता रहता है। तभी वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे देखो देखो रे देखो, 2 कौड़ी का लकड़हारा चला था अपनी पत्नी को खुश करने, और देखो आज पत्नी भी छोड़कर चली गई। हम लोग तो पहले ही कह रहे थे भिखारी की जिंदगी में पत्नी का सुख नहीं होता, फिर क्यों शादी की थी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। भिखारी के जीवन में कभी कुछ अच्छा हिस्से में आ ही नहीं सकती थी। मुझे तो पहले से शक था, और देखो आज सच्चाई सामने आ गई। इसकी पत्नी तो बस इसके साथ समय पास कर रही थी। नीरज वहीं बैठा फूट फूट कर रोता रहता है और अनिता अपने मासूम बेटे को लेकर अपने प्रेमी अमित के पास चली जाती है। तभी अमित अपने घर के बाहर आता है। आज तुम इस वक्त अपने बेटे को लेकर यहाँ कैसे आ गए? तुम कहते थे ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इसलिए देखो मैंने आज अपने पति को छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मुझे अपने पास रख लो, हम लोग अच्छा जीवन जिएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपने पास कैसे रख सकता हूँ? मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रेम करने का नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं रख सकता, और ये बच्चा तो किसी और की औलाद है। छी, मैं इसे क्यों पालूं? ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया, पूरे गांव समाज के सामने घर छोड़कर आई हूँ। अब मैं वापस कैसे जाऊं? ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे बोझ के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बस तुम सुंदर हो, इसलिए मैं तुम पर मोहित हो गया था, लेकिन तुम्हें और इस बच्चे को मैं नहीं संभाल सकता। और जो अपने पति को धोखा दे सकती है, वो मुझे भी धोखा दे सकती है। इतना कहकर अमित घर के अंदर चला जाता है। और अनीता वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज परेशान होकर घने जंगलों की ओर चला जाता है।
अब तो मुझे घर जाना चाहिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं संभाल पाया। मैं किसी लायक नहीं हूं मैं। कि तभी वो राजकुमार अमित और मंत्री को फिर से घने जंगल के रास्ते जाते हुए देखता है। अरे, पहले राजकुमार को साधारण कपड़ों में इसी तरफ जाते देखा था और अब शाही कपड़ों में मंत्री के साथ फिर इसी दिशा में जा रहा है। जरूर कोई बड़ा राज है। मुझे इन लोगों का पीछा करना चाहिए। फिर नीरज राजकुमार और मंत्री का पीछा करने लगता है और दोनों चलते चलते एक झोपड़ी में चले जाते। तभी झोपड़ी के अंदर से जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आने लगती है। आखिर इस झोपड़ी में ऐसा क्या हो रहा है और ये औरत इतनी जोर जोर से रो क्यों रही है? राजकुमार, अब बस बहुत हो गया। हमें अब राजा को रास्ते से हटाना ही होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं पिताजी को अपने रास्ते से हटा दूंगा और फिर इस राज्य का राजा मैं ही बनूंगा, क्योंकि वो अपने जीते जी मुझे राजा नहीं बनाने वाले। हाँ, मैंने भी सब इंतजाम कर लिया है। तुम बस किसी भी तरह राजा को रास्ते से हटा दो। ये बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? नहीं, महाराज को जान से नहीं मार सकते। छोड़ दो मुझे। मैं महाराज को सब सच बता दूंगी। चिंता मत करो। पहले पिताजी को रास्ते से हटाऊंगा और उसके बाद तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। फिर हमारा राज किसी को नहीं पता चलेगा। झोपड़ी के बाहर खड़ा नीरज ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये राजकुमार और मंत्री मिलकर राजा को मारने की साजिश रच रहे हैं। मुझे जल्दी से महाराज को ये बात बतानी होगी। महाराज की जान खतरे में है और ये कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा ही है। हे भगवान, कोई अपने ही पिता को मारने की सोच कैसे सकता है? लेकिन मैं महाराज को कुछ नहीं होने दूंगा। नीरज वहां से भागते हुए सीधे राजमहल पहुंच जाता है। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।